एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीना और सीमा। रीना बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान रमेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और रीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हे जुड़ते थे। वहीं छोटी बहन सीमा बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी राजेश से हुई थी। शादी के बाद से ही सीमा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। सीमा हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी रीना उसके घर जाती, सीमा की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन रीना सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन सीमा मिली। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। सीमा, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और राजेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि सीमा अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन रीना के पति रमेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब रीना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय। रीना अपने पति के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे कराह रहे हैं। रीना, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं रमेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन रीना सीमा के घर जाती है। सीमा दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि रीना अंदर जाने की इजाजत मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? सीमा, रमेश की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओह दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन सीमा, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। सीमा ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन रीना ने सोचा, सीमा ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रीना अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पर है? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है। किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। रमेश बहुत बीमार है। देखो रीना, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? रीना की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह सीमा की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं।
कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। यह हवेली कोई दानशाला नहीं है। चलो भागो यहाँ से। साधु बाबा कुछ क्षण खड़े रहते हैं, फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए रीना की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। रीना अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार है। मैं सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े को क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह ऐसे वैसे खड़े नहीं हैं। तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और रीना खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते के साथ रमेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे रीना, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे, यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते के साथ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे रीना, वाकई में यह खड़े तो जादुई घड़े हैं। हाँ जी, सच में ये जादू घड़े हैं। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। राधा धीरे धीरे घड़े का लाल कपड़े को हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों अवाक रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम नहीं। ए जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन रीना बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। हाँ रीना, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी, शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। रीना ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने सीमा का मेहनत और ईमानदारी देखकर कहा, बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब रीना ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब रीना का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन सीमा तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया, जो यह लस्सी का व्यापार शुरू कर दी, और उसका पति रमेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सीमा परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से रीना के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं होते। हाँ रीना, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ा की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये लोग के पास एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं ये ठहरती हूँ। ये लोग के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर सीमा ने रमेश और रीना के सो जाने का इंतजार करती है।
वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वह घड़ा उड़कर दीवार में चिपक जाता है और उसमें से एक गंभीर आवाज आती है, ए मूर्ख लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही सीमा के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन सीमा ने अपने खास नौकर रामलाल को बुलाया। रामलाल, यह रीना की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। रामलाल थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है? अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन सीमा ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को रीना की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह रीना ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी सीमा के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या, इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। रीना, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि रीना के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन सीमा के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। भाइयों, ध्यान रखना, रीना की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे रीना की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक रीना के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल रीना की छाछ को खराब बता रहे थे, सीमा के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर नहीं लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने रीना से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से रीना की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब सीमा को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। रीना की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी। लेकिन यह सब देखकर सीमा का खून खौल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही न सके। उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार रीना का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि रीना कभी दोबारा व्यापार न कर पाए। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े पकड़े बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो? चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात रीना की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग आना।
कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। रामलाल और गोपी अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से रीना की दुकान के पास पहुंचे। गोपी ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर रामलाल ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे रीना की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल और गोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब रीना दुकान आई तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात पहुंचा। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। रीना ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका पर उसे कुछ नहीं मिला। उदास होकर घर जाने लगी, तभी उसने देखा कि झाड़ियां में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। रीना ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है, किसी की गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ मिल गया है, अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। कि रीना का दुकान में आग किसने लगाया? हाँ, मुझे तो लगता है कि वह तौलिया सीमा के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही तौलिया तो मैंने सीमा के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। सीमा अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, यह मेरा तौलिया नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में सीमा स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से सीमा अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। सीमा, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है। यह यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं? कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। इधर सीमा का पति का व्यापार ठप हो गया था। वो बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह यह सब चीज से बिल्कुल ही अनजान था कि सीमा क्या कर रही है। वह आते वक्त देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी है। वहां पर वह पहुंचा तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि वह वही गमछा लिए खड़ा था जो मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। अब बोलो सीमा, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो। तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। सीमा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे घूर रहे थे। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रीना मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। सीमा, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से रीना की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी रीना। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। रीना ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को रीना की दरियादिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रीना ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सीमा ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है।